चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आप लोग ने काफी अच्छा किया वैसे। इट्स नाइस टू सी कि काफी लोग, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ध्रुव का कमेंट आया कि मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है एक्चुअली क्लास में। तो कुछ लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। मैं अभी 1 मिनट में सबको ये समझा देता हूँ जो लोग आज डेमो क्लास ले रहे हैं कि मेरी अपनी स्ट्रेटेजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना आपने पढ़ लिया है। एग्जाम में हमें इस बात का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि हमने कितनी सारी बुक्स पढ़ डाली, लॉ की में आईपीसी की कितनी टेक्स्ट बुक पढ़ी है हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी टेक्स्ट बुक पढ़ी है। व्हाट मैटर्स कि उस समय आप प्रीलिम्स में, मेंस में या इंटरव्यू में आप कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आप को, वहां पर कितना लिख पा रहे हो या वहां पर कितना बोल पा रहे हो, इंटरव्यू में कितने अच्छी तरीके से जवाब दे पा रहे हो अपना, है कि नहीं है। और वो अक्सर क्या है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए उनका एक्सपीरियंस, और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे तब भी नहीं हो पाए उनका एक्सपीरियंस यही है कि वहां पर जाकर के हम लोग भूल जाते हैं चीजों को। वहां पर जाकर के एक याद है लेकिन धुंधली धुंधली याद है, मीन्स कंफ्यूजन बना हुआ है कहीं ना कहीं। सो ये है कि अब वो उस समय कैसे बाहर निकले। तो मैं हमेशा ट्रिक देता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे, 2 घंटे कम से कम आपको रिवीजन करना ही चाहिए। तो मैं अपने कम से कम, आई डोंट वांट टेक रिस्क, तो इस वाली क्लास में ये एक रूल है, कस्टम सा हो गया कि पहले 5, 10 या मैक्सिमम 15 मिनट तक ये रिवीजन हो। और मैं कोशिश करता हूं जितना अब तक मैंने पढ़ाया है फ्रॉम द क्लास 1 टू टिल डेट, मैं उस वहां से कहां से प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकते थे या कौन कौन से फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, वो आपसे डेली पूछता हूं, हर बार पूछता हूं। और आपने नोट किया होगा, आप सब लोगों ने प्लीज जो पार्टिसिपेट मैं आपसे पूछ रहा हूं, एंड यू विल हैव टू राइट डाउन इन योर पब्लिक चैट। आप लोगों को इतना भरोसा हो गया होगा कि चैप्टर हमने प्रीएम्बल का किया, चैप्टर हम लोगों ने फिर फंडामेंटल राइट्स में किया, मीनिंग का, फिर हमने किया लेटेस्ट ट्रेंड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ, एंड देन 4th चैप्टर था आर्टिकल 12। और ये जो चारों चैप्टर हैं हम लोगों ने बहुत डिटेल में किए हैं। मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ी है जो आपको पढ़नी चाहिए थी, और वो सब 15 मिनट के अंदर आप रिवाइज कर रहे। तो कैन यू बिलीव इट, 15 मिनट्स में मैं डेली आपको 4 चैप्टर कराता हूं रिवाइज। और आपके लिए अब इतना हलवा टाइप हो चुका है जैसे आपके लिए 2 का टेबल। आप प्लीज इफ यू एग्री विद दैट राइट डाउन इन पब्लिक चैट, क्योंकि उन लोगों को अंदाजा होगा इस बात से जो अभी तक इसकी पावर को नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये पूछना है एग्री और नॉट एग्री। 4 चैप्टर मैं कराता हूं, अभी तक आप लोगों ने 4 चैप्टर किए डिटेल में, और वो सारे आपको हुआ नहीं हुए अभी तक याद अच्छे तरीके से। जरा सोचो, अगर हम इस तरीके से रिवीजन करते चले जाएं तो कितना आसान है जज बनना। सिर्फ हमें ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं। तो जिन लोगों ने अभी तक इन रिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो लोग ये जो अभी देखे आप कमेंट में देख रहे हैं, इनसे सीखिए कि इतने जो 4 चैप्टर 2 महीने में पढ़े हम लोगों, 1.5 महीने में पढ़े हैं, वो चैप्टर अब आपके दिमाग में 15 मिनट के अंदर से बाहर आ जाता है। और मैं कोई सा पॉइंट छोड़ता नहीं हूं आपसे, लगभग सारे पॉइंट डेली डील कर लेता हूं। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको मेरी याद बहुत आएगी। मैं आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दिखाई दूंगा कहीं ना कहीं कि मैंने कहा था कि देखो मैंने कहा था ना ये आएगा, मैंने कहा था ये भी आएगा, ये भी आया, वो भी आया। ऐसा ही होगा आपके साथ। तो कीप गोइंग दिस इन रिवीजन क्लासेस में, हमेशा पार्टिसिपेट कीजिए। तो हम लोग अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना आर्टिकल 13 और 13.1, 13.2, 13.3, 13.4। राइट नाउ वी हैव स्टडीड ओनली 13.1। अभी तक हम लोगों ने 13.1 पढ़ा था। 13.1 की लैंग्वेज ये थी। अब क्योंकि आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं उसके लिए बहुत जरूरी है, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा था वो भी पढ़ लें ढंग से, नहीं जिन लोगों ने आज पढ़ा उनको तो अच्छी तरीके से पढ़ना है ही है इसको। देखिए, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ 13 क्लॉज 1। अब 13 क्लॉज 1, all laws in force immediately before the commencement of this constitution। देखिए मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ लिया था, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो टॉपिक डील करने वाले हैं वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और फिर एक बीच में थोड़ा कल का टॉपिक रह गया था उसको मैं उसके बाद में टॉपिक पे लूंगा मैं। तो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डील विद द टॉपिक ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू को समझने का
जो बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं, तो की पेशेंस और बहुत अच्छी तरह समझते रहना। मैं आपको दिखूंगा नहीं थोड़ी देर, आई विल ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। स्क्रीन पर देखते रहिए, जो कह रहा हूं उसको सुनिए और अपने पेन को नोट डाउन करते रहिए अच्छी तरीके से, ठीक। लिखिए फटाफट। अब देखिए व्हाट इज दिस। पहली बात, क्या क्या लैंग्वेज है इसकी? ऑल लॉज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट टर्म, क्या बोलते हैं उसको? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। ऐसे सभी लॉज जिनका जो कहां कब से फोर्स में थे? इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले थे, इसलिए हम उनको बोलते हैं, यहां पर भी लिखा दिखाया था आपको, 13 क्लॉज 1 डीलिंग व्हाट इज डीलिंग विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल को डील कर रही है ये 13(1). क्यों? क्योंकि यहां पर लैंग्वेज यूज की गई है कि इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बारे में क्या बात थी? इनके बारे में ये बात थी, क्या थी? कि अगर ये लॉ, दीज मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज शैल बी वॉइड, ये वॉइड होंगे, ये अवैध होंगे, ये शून्य होंगे। क्यों होंगे? इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 एंड, और कितना होंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो आज हम लोग टू द इनकंसिस्टेंसी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि दे शैल बी वॉइड। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज शैल बी वॉइड इफ दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। देखिए क्यों बात कर रहा हूं ये मैं, क्योंकि हम आने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू में। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 1 ने क्या मैंडेट किया कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो पहले से बना हुआ था, संविधान के आने से पहले से बना हुआ था, और वो आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है ना, तो अगर वो कर रहा है तो उसको हम अवैध घोषित कर दिया जाएगा। 13(1) हुआ ये, इसे कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब आए सेकंड पर, देखिए सेकंड की लैंग्वेज और देखिए आप लोग, यहां पर क्या है सेकंड की लैंग्वेज? दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सेकंड। व्हाट? सेकंड को ऐसे देखिए पहले आप, 13 क्लॉज 2, इट इज डीलिंग विद द लॉज आफ्टर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद के लॉज को डील कर रहा है। कौन सा? 13 क्लॉज 2। और दैट इज वाई वी से इट इज व्हाट, हम क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो सपोज लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4, लॉ 5, ये 5 एक्ट हैं जो कब बनाए गए? संविधान के आने से बाद में, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर कॉल्ड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। इनके बारे में क्या है? इनके बारे में जो लैंग्वेज है वो ये रही, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। ये बात ध्यान रखिए, क्या लैंग्वेज कह रहा हूं मैं? स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। कैसे कानून नहीं बनाएगा? विच टेक्स अवे और एब्रिजेस, जो कि आपके मूल अधिकारों को हटाता है या उनको कम करता है। टेक्स अवे, टेकिंग अवे, ले जाना। एब्रिजेस मीन्स उनको पार्शली आपको उल्लंघन करता है, ठीक है। द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट मतलब हो गई है। एंड इफ देयर इज सम लॉ दैट शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। यह है आपका 13(2). तो 13(1) एंड 13(2), 13(2) है ये। 32 में क्या कहा है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा। समझ में आ गई बात? ये एक बात तो ये हो गई। 13(1) में क्या था? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में था, है ना। देखिए अगर किसी को समझ नहीं आया तो बताएगा मुझे, जब मैं पूछूंगा अभी।
13(1), ये हुआ 13(1), 13(1) इधर का हो गया, 13(2) इधर हो गया। तो 13(1) ने एक मैंडेट दिया। 13(1) का मैंडेट क्या है कि इफ देयर इज एनी लॉ विच वायलेट्स योर फंडामेंटल राइट दैट शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, नंबर 1। 13(2) इज सेइंग state shall not make any law which takes away your fundamental rights, otherwise that law shall be void। यानी कि दोनों ही केसेस में जो कॉमन बात है कि देयर शुड नॉट बी इवन ए सिंगल लॉ, एक भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता हो। अदरवाइज दोनों ही स्थितियों में ऐसे कानून को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। दैट शैल बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। प्लीज रेज हैंड अगर यहां तक समझ में आ गया हो। अब यहां से अगला क्वेश्चन आएगा, लिखिए, और यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, भाई डिक्लेयर करेगा कौन? वो कौन चौकीदार है जो देखेगा कि ऐसा हुआ तो नहीं है? मैंडेट है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, सच लॉ, बट who will see that, who will declare that law to be void? That is the question we are going to discuss today. I hope you understand that. प्लीज जो भी लोग नहीं है या जिसने भी यहां तक समझ में आया तो बताइए मुझे फटाफट। सो नाउ यू सी वी हैव ए टास्क। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट स्पेसिफिकली कह दिया है कि देयर शुड नॉट बी एनी सच लॉ। आप ऐसे समझिए, आपके घर में एक ये कहा गया है कि इस घर में मतलब आपकी शॉप है और आप उसमें कहा गया है कि कुछ सड़े हुए आम नहीं होने चाहिए। रोटन, देयर शुड नॉट बी एनी सिंगल रोटन मैंगो, कोई भी सड़ा हुआ आम नहीं होना चाहिए। बट भाई आइडेंटिफाई कौन करेगा? आम सड़ा हुआ से निकालो, है ना? ये कौन देखेगा इसको? जिम्मेदारी किसकी है ना? डॉक्ट्रिन सर इज द देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में हाफ पार्ट इज ओवर, उसमें एक सेकेंड पार्ट आता है कि वेदर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। वो मैंने कहा कि मैं जुडिशियल रिव्यू के बाद में कराऊंगा, बिकॉज उसकी जरूरत है, क्योंकि उसमें पहले हम पढ़ते नहीं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है क्या, इसलिए आधा पार्ट वहां पर आएगा। ठीक है, देखते रहे। अब बढ़ते आगे, देखिए अब ये बात आ गई, नॉट वो लॉ को वॉइड डिक्लेयर करेगा कौन? हु विल आइडेंटिफाई वेदर दिस इज इन्फ्रिंजिंग और नॉट? एंड एक बात, अब यहां पर क्या आ रहा है, टर्म आ रही है, देखिए स्टेट शैल नॉट, प्लीज देखो बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं अगर आप ढंग से नोट करेंगे तो। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, 13(1) में भी यही है। नाउ देन क्वेश्चन अराइजेस, वेरी वेरी ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ हेयर। आप लॉ का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ को क्या है, क्या एग्जैक्टली कानून में क्या क्या टर्म्स आ जाएंगी? एंड फॉर दैट पर्पज योर क्लॉज 3 becomes very very important. Please go to 13 clause 3 and this is 13 clause 3. मोटा मोटा देखिए इसको फटाफट। This is clause 3. In this article, unless the context otherwise requires, law includes. Law includes. अब देखो खास बातें क्या है जो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन होगा और आपको ऐसा लगेगा जिसे कहते हैं फिल्मी दुनिया में जोर का झटका धीरे से लगना। इस लैंग्वेज को 13 की 3 को बहुत ढंग से पढ़ना आप जरा इसको। और मैं क्यों कह रहा हूं वो देखो आप। लॉ इंक्लूड्स व्हाट, देखिए in this clause 13 clause 3 you will see the term law has been given widest possible meaning. Widest possible meaning what? कि जो लेजिस्लेटिव मेड लॉ है वो तो है ही है इसके अंदर। लेजिस्लेशन इसको हम बोलते हैं जो पार्लियामेंट्री इलेक्टेड लॉ है या स्टेट लेजिस्लेचर है जिनको लॉ है। There are certain other laws which are not legislative act but they comes into the category of law. यहां पर विधि की बात कर रहे हैं, अधिनियम की बात नहीं है, विधि। यहां शब्द है लॉ। लॉ के अंदर क्या क्या आता है और वेरी इंपॉर्टेंटली प्लीज राइट डाउन एंड यू राइट P also. P for Plims. Write down custom or uses. Can you imagine it? Law includes custom or uses. सर्च करें आप लोग कस्टम और यूजेस। कोई भी ऐसा नियम, रूल, एनी ऑर्डर, एनी नोटिफिकेशन, एनी रेगुलेशन, इसको समझिए, बस इतना ही समझाना है मुझे आप लोगों को। तो देयर इज व्हाट ऑर्डर मींस देयर मे बी एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर।
आदेश, वो कोई कार्यपालिका का आदेश भी हो सकता है, कोई नियम रूल वो भी कोई एग्जीक्यूटिव का हो सकता है, कोई रेगुलेशन भी एग्जीक्यूटिव के, कोई नोटिफिकेशन इशू कर दिया यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी इज नॉट द लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड कस्टम और यूजेस एज वेल। कस्टम और यूजेस तो ये तो डेवलप होते हैं, सर्वे नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में, है कि नहीं पढ़ा होगा? तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि अब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा बताइए 13.3 समझ में आया नहीं आया प्लीज, कि लॉ का मीनिंग समझ में आया कि क्या मतलब है लॉ का? अब इनको कंपाइल करके पढ़ेंगे हम लोग। अब इसको क्या देखना पड़ेगा, जिनको समझ में नहीं आया राइट डाउन, है ना? देखिए क्या, there should not be any custom or uses which have been enforced before the commencement of the constitution which is violating a fundamental right। इसको ऐसे पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा कस्टम या यूजेस नहीं होना चाहिए जो कि आपके मूल अधिकारों को हनन करता हो। एक बात, यानी क्या कैसा हो सकता है, देयर इज कस्टम, यू कैन, अनटचेबिलिटी को हम लोग एज ए कस्टम ही फॉलो करते आ रहे थे, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? नाउ इट इज अबॉलिश्ड। वो तो स्पेसिफिकली किया गया, मैंने आपको उदाहरण दिया क्योंकि आप उसको विजुलाइज कर सकते हो। कोई सा भी इवन ऐसा कस्टम होगा जो राइट टू इक्वलिटी को उल्लंघन करता हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, राइट टू रिलीजन को, राइट टू लाइफ को वायलेट करता हो, वो दैट शैल बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो इट इज नॉट, लॉ डज नॉट इंक्लूड ओनली द लेजिस्लेटिव एक्ट बट आल्सो अदर एक्ट्स, other categories of laws, you can say it may be the executive order as well, it may be legislative act, or it may be customary law as well। तो प्लीज राइट डाउन, लेट मी नो यहां तक आया नहीं आया, क्योंकि इससे आगे बढ़ेंगे। ये एक चीज होगी, एक बात समझा दी मैंने आपको। तो अब 13.1 के 13.1 एंड 13.2 के रेफरेंस में जब आप इसको पढ़ेंगे, then you will come to know, then now there should not be any custom or uses violating your fundamental right, there should not be any order which is violating your fundamental right, there should not be any notification, regulation or any rule, bylaw, ordinance, anything written here which violates your fundamental rights। मुझे पता था, अच्छा मैं यहां पूछ लिया आप लोगों से। देखिए सिंपल सी बात है, आर्टिकल 13.2 ने क्या कहा, इसको स्क्रीन पे पढ़िए, आप पढ़ते रहिए। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। अब मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, देखिए अब मैं आपके लिए इसको ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। देखिए समझिए, समर सिंह, अब इसको समझिए। देखिए अभी क्या है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। अब मैं इसकी जगह ये बोल रहा हूं आपको, ये देखिए, स्टेट शैल नॉट मेक एनी ऑर्डिनेंस, स्टेट शैल नॉट मेक एनी ऑर्डिनेंस, या स्टेट शैल नॉट मेक एनी नोटिफिकेशन, और देयर शुड नॉट बी एनी कस्टम, समझे, और यूजेस विच वायलेट्स योर फंडामेंटल राइट्स। अब इसको समझ आया नहीं आपको, बताइए मुझे। ओके चलिए ये सभी को समझाते हैं। देखिए ऑर्डिनेंस क्या है, फिर तो सभी समझाते हैं, फिर तो अब तो बात ही खत्म होगी। फिर ये देखिए ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस आप पढ़ते हैं आगे आके 123 से पढ़ेंगे, आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे आप। ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ गई है, बहुत टेक्निकली नहीं पढ़ाऊंगा, कि जब कानून बनाने का क्या तरीका होता है, पहले उसको संसद के दोनों सदन पास करें, लोकसभा पास करे, राज्यसभा पास करे, और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, तब जाकर के बनेगा आपका कानून। ठीक है ना, ये हुआ आपका लॉ। एक मिनट, लॉ देख पा रहे हैं आप। तो यहां लोकसभा प्लस राज्यसभा ने पास कर दिया, और फिर प्रेसिडेंट ने उन पर साइन किए, प्रेसिडेंट।
then this is the law making process. We say it law. Now, in case of emergency, president declares an ordinance. जैसे निर्भया का केस जब हुआ था, इन दैट केस पूरे देश में भूचाल आया हुआ था कि रेप रिलेटेड लॉज को बहुत स्ट्रिंजेंट बनाया जाना चाहिए, और उसमें ऐसा था कि इतना टाइम था नहीं सरकार के पास, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, कैबिनेट ने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित करा कि यह कानून बनना है। अब कानून बनाने की प्रक्रिया उसको बाद में फॉलो की जाएगी, उस ऑर्डिनेंस को बाद में पास कराएंगे। फिलहाल हमने एक इमरजेंसी मेजर के रूप में ऑर्डिनेंस पास कर दिया। इट इज एज गुड एज लॉ, इट इज एज गुड एज लॉ। अब ऑर्डिनेंस में सीधा सीधा क्या हुआ, कैबिनेट गेव टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट प्रोनाउंस्ड इट कि दिस इज द ऑर्डिनेंस। इसे कहते हैं हम ऑर्डिनेंस। तो ये इसकी सेम इक्वल इंपॉर्टेंस है जैसे कि लॉ की होती है। तो ये द लॉ वर्ड्स इंक्लूड्स, क्योंकि टेक्निकल हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, तो देयरफॉर उन्होंने 13 क्लॉज 3 में स्पेसिफिकली लिखा कि ऑर्डिनेंस भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शैल नॉट बी इवन सिंगल ऑर्डिनेंस लाइक दिस। ऑर्डिनेंस भी नहीं होना चाहिए विच टेक्स अवे योर फंडामेंटल राइट्स। तो ये बात समझ में आगे नहीं आगे, प्लीज इतना बताइए। वैसे ऑर्डिनेंस समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? सेम थिंग इज नोटिफिकेशन। नाउ MP judiciary notified certain vacancies. What? This is notification. You see so many notifications. No, this is notification. Any public service commission notified certain vacancies, and उसमें क्या लिखा कि only girls can become judge. There is no vacancy for the now henceforth for the male gender. So this is what violation of फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन होगा, दिस इज नॉट लॉ, टिपिकली दिस इज नॉट द लॉ, बट बिकॉज ऑफ 13 थर्ड रीड करिए क्या कह रही है, इसको समझिए इस बात को, यहां से क्वेश्चन आएगा। इन दिस लॉ इंक्लूड्स नोटिफिकेशन एज वेल। समझ रहे हैं बात? लॉ इंक्लूड्स रेगुलर नोटिफिकेशन। समझ में आया? अब आ जाइए कस्टम और यूजेस। कस्टम और यूजेस में समीर सिंह की शादी हो रही है। किसकी शादी हो रही है? समीर सिंह की शादी हो रही है। समीर सिंह तलतिया, है ना, समीर सिंह तलतिया पहुंच गए बारात लेकर, 7 फेरे भी हो गए। अब ये कह रहे हैं कि दुल्हन की विदाई का टाइम आ गया। अब लड़के वाले कहते हैं दुल्हन की विदाई कैसे, हमारे यहां कोई विदाई नहीं होती, हमारे यहां तो जो आया दूल्हे को यहां छोड़ जाओ और बाकी बराती अपने घर जाओ, शादी हो गई, लड़का यहीं रुकेगा। सही है? अब क्या करोगे समीर सिंह? आप किसकी दुहाई दोगे कि मुझे छोड़ दो, मैं जाऊंगा लेके, दुल्हन को लेके जाऊंगा? आप कहोगे, वो कहेंगे लाओ दिखा दो कौन सा लॉ में लिखा है। कहीं किसी लॉ में नहीं लिखा हो कि लड़की घर जाएगी, दुहाई जाकर रहेगी, ऐसा तो कोई लॉ नहीं था। बिकॉज दिस इज ए कस्टमरी लॉ है ये, है ना। इट हैज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम। सदियों से ऐसा होता रहा है। भगवान राम कहीं तक कहने जाइए, हजारों साल से, करोड़ों साल से ऐसा देखते आ रहे हैं हम लोग। तो ये है कस्टम्स आपके, कस्टम। तो करें इन दिस केस लॉ इंक्लूड्स एज वेल एज द लॉ। तो यहां पर जो लॉ है, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली कि भाई यही वाला लॉ जिसकी हम बात करते हैं, ऑर्डिनरी लॉ कि मेड बाय द लेजिस्लेचर, सॉरी लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। नो, it includes everything written here. It is too vast definition. इस सब में ये सब आएगा। तो इन सब में प्लिम्स में क्वेश्चन क्या क्या आएगा, what is included and what is not included out of following। निम्नलिखित में से क्या लॉ में आता है और क्या लॉ में नहीं आता है शब्द के अंतर्गत, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको इन सारे फ्रेजेस को रट लेना चाहिए, बुरी तरीके से रट लेना चाहिए इसको। देखिए बाय लॉ क्या है, बाय लॉ समझिए। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मोटा मोटा आपको एक फ्रेम, एक पॉलिसी बनाकर दे दी गई कि दीज आर दी, जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखना, यू विल सी इन आर्टिकल 145, है ना, उसमें क्या है कि सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो पावर टू मेक, समटाइम्स पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस आर गिवन टू एग्जीक्यूटिव, है ना। रूल्स
मेड इन कंप्लायंस ऑफ द मेड इन द अथॉरिटी गिवन बाय लॉ, कि एक लॉ है उसके जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप आर्टिकल 141 निकालिए, चलिए आप प्लीज गॉट इट 145 देखते हैं, एक मिनट देखना अगर आपको डायरेक्टर तो प्लीज सी दिस, आई रेड इट फॉर यू फास्ट, बहुत टाइम लग रहा है इसमें, देखिए रूल्स ऑफ द कोर्ट एक्सेट्रा, हेडिंग देख रहे हैं आप, कैन यू सी इट प्लीज, देख रहे हैं आप रूल्स ऑफ द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग दिस रूल्स। अब ये रूल्स बन रहे हैं, इसी तरीके से किसी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हो गई, इसी तरीके से विद इन सर्टेन लॉज एक लॉ के अंतर्गत ही कोई पावर दे दी जाए, उसमें उसको जो लॉ बनाया जाएगा उसे कहते हैं बाय लॉज। समझ में आई बात आप मैडम? लॉज रूल्स रेगुलेशंस ऑल दीज आर मेड बाय एग्जीक्यूटिव। बड़े आ गए अब, ऐसे चलाओ यार। सो 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 3। क्लॉज 1 2 ने क्या कहा? हम्म 13 1 क्लॉज और 1 और 2 ने यह कहा 13 1 और 2 में ये बात समझ में आ गई कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके सब कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज करे। मोटी मोटी बात ये हो गई। अब भाई इसको देखेगा क्या, कौन देखेगा कि लॉ कोई नोटिफिकेशन इशू यूनिवर्सिटी ने कर दिया, कोई बाय लॉ यूनिवर्सिटी ने बना दिया किसी को कि वॉइड होगा नहीं होगा, तो ये कौन देखता है? अभी मैं एकदम आम शब्दों में बात करूंगा, ये देखने की पावर किसकी है बताओ? जुडिशरी की। और उस पावर को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू बाय जुडिशरी वेदर दिस एक्ट इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये अधिनियम, क्या ये एक्ट, क्या ये रेगुलेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है या नहीं है? इस पावर को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब हम लोग पढ़ते हैं इस बैकग्राउंड में अपनी उस पर जुडिशियल रिव्यू की तौर पर। तो प्लीज गो टू दी जुडिशियल रिव्यू। इस डिटेल्स में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए। दिस इज व्हाट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से केस में कही गई बात ये है केशवानंद भारती केस, और बाद में जुडिशियल रिव्यू इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ द इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन कौन से केस में कही गई थी? मुझसे पढ़ाने जा रहा, पढ़ेंगे आप लोग। क्या केस का नाम है? केशवानंद भारती केस। ओ माय गॉड, एल चंद्रा कुमार केशवानंद भारती केस। तोते की तरह रट लीजिए, तोते की तरह। किसकी तरह? तोते की तरह। कुछ ही बातें याद रहती हैं बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जुडिशियल रिव्यू केशवानंद भारती, जुडिशियल रिव्यू केशवानंद भारती, एल चंद्रा केशवानंद भारती, जुडिशियल रिव्यू। इस तरीके से घोट लीजिए। क्वेश्चन कैसे आएगा लिख लीजिए। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जल्दी लिखिए। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस जुडिशियल रिव्यू वाज हेल्ड टू बी द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित केसेस में से किस केस में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर कहा गया? केशवानंद भारती। ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस। लिखिए फटाफट जल्दी से, फास्ट प्लीज। केस नंबर 1 केशवानंद भारती केस, नंबर 2 एल चंद्रा कुमार, ऑप्शन सी बोथ ए प्लस बी, ऑप्शन डी मेनका गांधी केस। आंसर इज, सो गए क्या? आंसर इज ए में। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आंसर इज बोथ ए प्लस बी। तो व्हाट आई मीन टू से, अच्छा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। when for the first time it was decided that judicial review is the basic feature? Case केशवानंद भारती, ऑप्शन बी एल चंद्रा, ऑप्शन सी मेनका गांधी, ऑप्शन डी
ए के गोपालन, ए केशवन भारती, बी एल चंद्रा, सी मेनका और डी है ए के गोपालन। सो नोट ओनली दिस, आप लोग ये भी याद रखेंगे पहले केस में कही गई बात कर लेंगे आप लोग। केशवन भारती केस, चले आगे बढ़े। चलिए, तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा फैक्ट याद रखिए, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसको दी गई है? हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32। अब बढ़िया आगे को, छोटी सी बातें दे दो। एंड नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू फर्स्ट टाइम वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका इन द केस ऑफ मैरवरी वर्सेस मेडिसिन। लिख लीजिए फटाफट, हालांकि एक नोट्स के रूप में भेज दिए गए आपके पास। केस ऑफ मैरवरी वर्सेस मेडिसिन फर्स्ट टाइम प्रोपाउंडेड। तीन स्लाइड्स दिखाई मैंने आपको, और तीनों स्लाइड्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट दोबारा होऊंगा मैं। पहला केस ये था, आप बेसिक फीचर कौन से केस में कही गई बात लिख क्यों नहीं रहे हो आप लोग? लिखो। पहला केस बेस्ड, सेकंड है कोर्ट्स के नाम, उनके आर्टिकल्स एंड देन द फर्स्ट टाइम किसको है? दिस इज द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। केस का नाम मैरवरी वर्सेस मेडिसिन। कर लेंगे आप लोग। नाउ अब समझिए एग्जैक्टली है क्या, कोई खास बात है जो समझानी है मुझे आपको। ये देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और एक और है भाई साहब, मोंटेस्क्यू नाम है उनका, जानते होंगे शायद आप। देखिए, these are the three organs of the गवर्नमेंट। ये तीन अंग कहलाते हैं सरकार के। सो दे से दिस, दीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ दी गवर्नमेंट। इसको बहुत ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार मुझे समझाना पड़ेगा आपको। शायद पहले समझाया आई डोंट नो, लेकिन ये हर बार समझाना पड़ेगा। इनके अपने अपने कार्य हैं। यू नो इट, व्हाट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर, व्हाट इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी। यू नो इट वेरी वेल, है ना। दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द लेजिस्लेचर। मोटा मोटा हम बात करें तो लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव इज द enforcement body, policy making body, and judiciary means exercising judicial powers and the higher courts, disposal of the cases and constitutional interpretation of the laws, interpretation of the constitution and interpretation of the other laws। ये इनके तीनों काम हो गए। अब खास बात ये है कि मुख्य बात ये है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा सा बनाता हूं आपके लिए, है ना। ये इन तीनों के अंगने हैं, लेजिस्लेचर का अंगना, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का। और अलका मैडम आप एक गाना गा सकती हैं, जुडिशरी में है कि तो तुम्हारे अंगने में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। इन तभी तीनों ही गाना गा सकते हैं। जुडिशरी ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने यही कहा है कि यू विल हैव टू सिंग दिस सॉन्ग। If anyone encroaches into the field of each other, you can say कि what are I doing in my field? आप मेरे फील्ड में क्यों encroachment कर रहे हैं? We have clear cutly divided this. जो clear cut division है काम का, उनके jurisdiction का, और इसको हम लोगों ने नाम दिया था एक डॉक्ट्रिन ऑफ, बोलते हैं उसको, ये मिस्टर मोंटेस्क्यू है, मोंटेस्क्यू इनका मैं नाम लेकर आता हूं ऊपर से। एक ये रहा है भाई साहब। इस डॉक्ट्रिन को समझिए जरा आप। इस डॉक्ट्रिन ने क्या कहा, देख पा रहे हैं आप? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को समझना इतना आसान भी नहीं है, कई चीजों को मिक्स करना पड़ेगा आपको। देखिए आपको ना, according to this doctrine
द एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द गवर्नमेंट should not be vested in any one of the organ of the government। पढ़ लिया आप लोगों ने, अब समझ लीजिए। मोंटेस्क्यू साहब का कहना यह था, मोंटेस्क्यू साहब का कहना यह है कि किसी भी एक ऑर्गन में एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड पावर नहीं होनी चाहिए। एक ही ऑर्गन में सभी पावर्स नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज इसको पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पर ढंग से रहा, क्या कहना है इनका। पावर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन जो ये रहे आपको दिखाया मैंने अभी, इन 3 ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सच ए वे दैट ईच ऑर्गन शुड हैव सम चेक एंड बैलेंस अपॉन द 2 अदर। ईच ऑर्गन हैज सम चेक एंड बैलेंस अपॉन ईच अदर। आई होप ये आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं समझा रहा हूं आपको। जूरिस्ट है, क्या नाम है, मोंटेस्क्यू। तो कहां पर क्वेश्चन आएगा, फिल्म से क्वेश्चन आएगा, हु गेव दिस डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसको समझिए, अभी 2-3 चीजों को मिक्स होना है इसमें। अभी क्या लिख रहे हैं ये मिस्टर, जो भी लिख रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो 3 अंग हैं ये, इनमें सेपरेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए और एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंसेस भी होना चाहिए, सो दैट कि अनकंट्रोल्ड पावर नहीं हो, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। अगर किसी एक अंग को सारी पावर दे दी गई तो वो इतना अनकंट्रोल्ड हो जाएगा कि उसको संभालना मुश्किल होगा उस तरीके से, और फिर एनार्की हो जाएगी, दिस एंड दैट। तो होना यह चाहिए, आइडियल स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि ये 3 अंग हो गए, इन तीनों अंगों में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, अपनी अपनी फील्ड इनके असाइंड हो और एक दूसरे पर कंट्रोल्ड भी कर रहे हो। अब इफ समबडी, इफ इनमें से, इफ द लेजिस्लेचर इज एनक्रोचिंग इट्स फील्ड, इफ द एग्जीक्यूटिव इज गोइंग बियॉन्ड इट्स earmarked functions, then who is the authority to keep them in balance? वो कौन बैलेंस करेगा? ये बात कहां लिखी है फंक्शंस पे, बताइए। फंक्शंस कहां मेंशन है? फंक्शंस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पता है कि भाई व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ द वर्क। 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है। एग्जीक्यूटिव की पावर्स कैसे एक्सरसाइज होंगी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। नाउ इफ यू विल नॉट कंप्लाई विद दिस, there are checks and balances to how to control the legislature, how to control the executive। और अगर जुडिशरी के जुडिशियल ऑफिसर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनको भी हटाने का, रिमूवल का प्रोसेस संविधान में दिया हुआ है। तो चेक एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर ये जो 2 ऑर्गन्स हैं, कौन से, इन पर आंख, इन पर, इनको कंट्रोल में रखने की किसकी ड्यूटी है, जुडिशरी की। और जुडिशरी कैसे करती है उसको, कौन सी पावर है वो, व्हेन दी लेजिस्लेचर को क्या बनाती है, एक्ट। तो जुडिशरी इज कंट्रोलिंग द लेजिस्लेचर थ्रू द लॉज मेड बाय द इट शुड नॉट बी वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस पावर इज कॉल्ड व्हाट, जुडिशियल रिव्यू। सिमिलरली executive should not pass any notification, regulation, bylaws, order which is violating your fundamental rights, which is inconsistent with the provisions of the constitution, and otherwise that shall be declared to be ultra vires, unconstitutional, and hence void. And this power is called judicial review. So please give your reviews now to me. अभी तक की बात समझ में आई या नहीं आई? Otherwise raise your queries. Please be fast. चलिए, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, इसको समझिए,
स्क्रीन देख लीजिए आप अच्छी तरह, स्क्रीन का दर्शन कराते हैं आपको। ये रखिए आप, ये कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज द ओरिजिन, मयंक ध्यान दो, थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट नंबर 1 एंड 2 टाइप्स ऑफ लॉस। एक नई चीज सीखनी है अभी, इन सबको फिर हिज्जे मिलाएंगे तब जाके बनेगी। देख लिया आप लोगों ने, 2 टाइप्स ऑफ लॉज, सुप्रीम लॉ दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी सारे लॉज क्या हो गए, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। तेरा 2 टाइप्स ऑफ लॉज। नो इसको समझिए आप लोग। देखिए अपने लिए समझना पढ़ना एक अलग चीज होती है, टीचिंग के पर्पज से हर एक इंसान को, हर एक का बैकग्राउंड अलग है, कोई ने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ रखा है, किसी का कुछ बैकग्राउंड है, सबको एक साथ समझाना वो भी ऑनलाइन, इट्स नॉट इजी टास्क, है ना। आई डू माई बेस्ट। बात करेंगे और बातों पे भी, हमारे पास 2-3 मिनट है, मैं समझाऊंगा उसको भी। 2 टाइप्स ऑफ लॉज, एक हुआ सुप्रीम लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक हुआ ऑर्डिनरी लॉ। ये थ्योरी हुई, इसे कहते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ 2 लॉज, 2 टाइप्स ऑफ लॉज। अब समझिए क्या है ये, कि एक लॉ को आप दर्जा दे रहे हैं, दिस इज सुप्रीम लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और बाकी सारे ऑर्डिनरी लॉज। तो दैट इट मींस व्हाट, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ डिवीजन इटसेल्फ, इट बिकम्स इंपेरेटिव दैट these ordinary laws should be in consonance of the supreme law. जो ordinary laws हैं like IPC, CRPC, SRA, contract order, these are ordinary laws. Constitution is the supreme law of land. तो इन ordinary laws को जो बड़ा जो supreme law है उसके आगे तो सलाम करना ही होगा। उनको इसका जो हुक्म है ना, जो ऑर्डर है, जो कमांड्स ऑफ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट शुड बी ओबेड बाय दीज ऑर्डिनरी लॉज। और अगर किसी भी लॉ ने ऐसा किया, 13(1)(2) में ये तो बात लिखी है, दैट विल बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो एक थ्योरी ये हुई कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा, कोई लॉ ऐसा नहीं होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को के प्रोविजंस को वॉलेट करेगा, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट आया थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, no organ of the government shall encroach into the fields assigned to other, and in this if there is any deviation because of that will lead to the judicial review, exercise of the power of judicial review to maintain these things, separation of power as well as the supremacy of the constitution. Please raise hand अगर बात समझ आ गई हो तो। ये मैंने सिखाया, बताया था अभी आपको, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्लेचर और सेपरेशन पावर में, नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड एनक्रोच अपॉन द पावर्स ऑफ अदर, अदरवाइज देयर विल बी द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यस और नो, समझ में नहीं बात आपको ये। अगर आप दूसरे के काम में अड़ंगा डालेंगे तो देयर विल बी जुडिशियल रिव्यू। एंड अगेन 13(1)(2) ने क्या कहा, 13(1)(2) ने क्या कहा था, 13(1)(2) ने कहा था कि इफ देयर इज एनी लॉ विच इज वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स दैट शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड. So you will have to maintain the supremacy of the constitution. To maintain the supremacy of the constitution, to maintain the supremacy of the constitution, and to maintain this theory of 2 laws, there is what origin of, you can say, judicial review. तो मयंक, ये आपने जो क्वेश्चन किया था, सर डज जुडिशियल रिव्यू कम अंडर डिस्ट्रीब्यूशन पावर, नो, आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर से, सेपरेशन ऑफ पावर एंड रेड विद दिस थ्योरी, 2 kinds of laws, one law to be supreme, other to be ordinary, and because of this, to maintain these theories, to maintain this doctrine, there is an evolution of the concept of judicial review. कैसे कैसे देखिए, कैसे समझिए इस बात को। अब मैं वाइंड अप कर रहा हूं, क्वेश्चन किसी को हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि 7:30 तक क्लास थी, जिसका क्वेश्चन आई विल टेक अप, क्योंकि कॉन्सेप्ट में बीच में छोड़ना नहीं चाहता, है ना। सो थ्योरी ऑफ 2 लॉज में क्या जाएगा कि इफ देयर इज एनी ऑर्डिनरी लॉ, तो 13(1), 13(2), 13(1) और 13(2) की कमांड है कि टू दैट एक्सटेंट इट शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। कौन करेगा, जुडिशरी करेगी, इट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। आगे बात समझ में, हाँ या ना, लिख दो यार, यस। सेकेंडली, इफ देयर इज दिस इंफ्रिंजमेंट ऑफ दिस,
इन ऑर्गन में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ने जो कहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर में एग्जीक्यूटिव इसमें नो ऑर्गन शेड एनक्रोच अपॉन दिस, इफ देयर इज एन एनक्रोचमेंट जुडिशरी विल इंटरफेयर एंड देन जुडिशरी विल एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो दोनों ही केसेस में यहाँ का जो इन्हीं के आधार पर टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेंटेन द सेपरेशन ऑफ पावर, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज रिक्वायर्ड। समझे आप? तो दिस इज द ओरिजिन सिग्निफिकेंस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। और कुछ पार्ट्स रह गए थे, मैं जल्दी से कराता हूं, आप जल्दी से फटाफट, जिसको कोई क्वेरी हो जल्दी लिखिए, तब तक मैं आपको जो खास खास स्लाइड दिखाने दी आपको वो दिखा देता हूं। बस ये खास बात है, पढ़वाता हूं आप लोगों को। Indian Constitution contains express provisions, Article 13 of Judicial Review. Where is this power? Judicial Review की 13 में. But even in the absence of the provisions for Judicial Review, the court would have been able to invalidate a law which contravened any constitutional provisions. For such power of Judicial Review follows from the nature of the constitutional law. इसको पढ़िएगा, मैं तो बहुत तेज से पढ़ डाला, फिर आपको समझाता हूं कि 13(2) में एक्सप्रेसली जुडिशियल रिव्यू की पावर आ गई कोर्ट के पास। लेकिन अगर नहीं भी दी गई होती तो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कि सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन impliedly judiciary would be having that power of judicial review, and in that sense there is what A.K. Gopalan versus Session Madras. It was only by way of abundant caution that the framers of our constitution inserted the specific provisions in Article 13. तो ये केवल एक एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स, एबंडेंट प्रिकॉशन में A.K. गोपालन में जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस को लाया गया, अदरवाइज नहीं भी लाते तब भी देयर वाज एनफ स्कोप। तो अभी तक हम लोगों ने 13(1) and 2 जुडिशियल रिव्यू हमने ये पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी पढ़ ली, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्सी पढ़ी है हम लोगों ने, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डिस्कस करी है हम लोगों ने, एंड यू कैन सी शॉर्ट नोट्स ऑन अवर टॉपिक्स आर एक्सपेक्टेड इन योर मेंस। सो इसे कहते हैं जय हिंद।